मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ और दुआ भी मेरी यही होती है कि आप लोग भी जहाँ कहीं हों खैरियत से हों और मोहब्बत बांट रहे हों अपनी ज़िंदगियों में। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक कॉल है जो आपके साथ मैं शेयर भी करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत के लिए ज़रूरी होता है कि बर्दाश्त के कानों से सुना जाए, रहम की आंखों से देखा जाए और मोहब्बत की ज़ुबान से बोला जाए। और मेरा ख्याल भी यही है कि जनाब अगर हम ये असूल अपना लेना अपनी ज़िंदगियों में तो हमारे जितने भी मसाइल हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा मसाइल तो हमारे अदम बर्दाश्त की वजह से हो रहे होते हैं। और अगर हम बर्दाश्त करना सीख लें तो ज़बान में थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें तो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये अदम बर्दाश्त की वजह से ही हमारे अंदर बाकी जो अंसर होते हैं जो पाए जाते हैं, जिसमें हसद आ जाता है, जिसमें नफरत आ जाती है, ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी को ही ख़राब कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारी ज़ात भी इन चीज़ों से, इन अनासर से जो मुतासर हो रही होती है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा। जो अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है हमारे आसपास भी और हमारे अंदर भी, हमारी ज़ात के अंदर भी, इसको हम लोगों ने किस तरह कम करना है, तो इस पे आज आपने ज़रूर गौर करना है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते मौसम के हवाले से। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मौसम काफ़ी हद तक तब्दील होता जा रहा है और सूरज की तपिश जो है उसमें इजाफा भी हो रहा है। और गर्मी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों का बाहर जब निकलते हैं एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम लोगों ने सूरज की जो किरणें हैं उनसे बचना है और आंखों को ख़ास तौर पर बचाना है। तो हम लोग सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सन ग्लासेस खरीदने से पहले इस बात को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो ग्लासेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो म्यारी भी हैं या नहीं है, क्योंकि सस्ती और जो गैर म्यारी ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होने के बजाय हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और गैर म्यारी प्लास्टिक और शीशे से बनी ग्लासेस में से जब सूरज की रेज गुजरती हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। और हम अक्सर ये भी देखते हैं कि सड़क के किनारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, छोटी छोटी मार्केट में स्टॉल्स लगे होते हैं जहां कम पैसों में सनग्लासेस मिल जाते हैं। तो सस्ते और गैर मियारी सनग्लासेस आंखों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ शुगर और दीगर बीमारियां आंखों के पर्दों पर क्या असरात मुरतब कर सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हुसैन खाकान है, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर साहब गर्मियाँ आ रही हैं जिसमें बात की थी चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होता है तो हम लोग एक्सपोजर के लिए बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आंखों के लिए, हवासत के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि जो गैर मियारी और सस्ती प्लास्टिक की जो हम लोग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं वो तो नुकसानदेह साबित हो रही है। किस तरह नुकसानदेह साबित होती हैं वो? हाँ जी, अच्छा इस तरह है कि जो सन ग्लासेस जिससे मीन रोशनी या धूप से बचाने वाला जो चश्मा है उसके बेसिकली जो अमूमन कलर्स होते हैं वो ब्लैक टिंटेड होता है और डार्क ब्राउन टिंटेड होता है। अब बात जो समझने की है वो ये है कि सन ग्लासेस इस्तेमाल क्यों करने चाहिए, पहली बात, और फिर बाद में आएगा कि कौन से करने चाहिए। ठीक है। तो सन ग्लासेस इस्तेमाल इसलिए करने चाहिए कि जब हम सन एक्सपोजर होता है तो आंखें सूरज की रोशनी की तरफ देखती हैं। तो सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं वो हमारे जिस्म तक, आंखों तक पहुंचती हैं। उनमें से अल्ट्रा वायलेट रेस सारी की सारी स्पेक्ट्रम हमारी आंख के लिए और आंख के पर्दे के लिए सेहतमंद नहीं है। ठीक है। उसमें से कुछ शुआएं हमारी आंख के लिए और जिस्म के लिए सेहत का बायस बनती है और कुछ शुआएं आंख के लिए मुज़र होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें टिंटेड ग्लासेस या सन ग्लासेस पहनने चाहिए। एक हो गया। अब बात यह है कि आया जो टिंटेड ग्लासेस या सन ग्लासेस हम पहन रहे हैं वो इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। वो मकसद क्या है? सिर्फ रोशनी को कम नहीं करना। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ रोशनी को कम नहीं करना, आपने उस रोशनी में आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस कि वो स्पेक्ट्रम जो आंख के पर्दे के लिए मुज़र है उसको रोकना है। ठीक है। अगर आप किसी सन ग्लासेस के ब्रांड्स पे जाएं तो आपने देखे उन्होंने स्पेशली लिखा होता है कि यूवी प्रोटेक्टर, अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोटेक्टर। ठीक है, तो वो चश्मा जो अल्ट्रा वायलेट रेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ रोशनी को कम कर रहा है। भी आंख को होने वाले मुज़र असरात जो उस रोशनी में शामिल शुआओं की वजह से हो सकते हैं उससे नहीं बचा रहा। ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा सन ग्लासेस अगर पहनने हैं
तो वो वही पहने जिनमें अल्ट्रा वायलेट की प्रोटेक्शन गारंटीड है। और अगर ये जो सस्ते और जैसे स्टॉल्स पे हम लोग ले लेते हैं और अक्सर लोग नहीं इतने अफोर्ड कर सकते क्योंकि स्टॉल्स पे तो 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक मिल जाता है, लेकिन जो एक्सपेंसिव होते हैं वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस तरह के अगर पहन रहे हैं तो क्या ये ज़्यादा नुकसानदेह हो रहे हैं हमारे लिए? अच्छा, जो बेसिकली डायरेक्ट सन एक्सपोजर है टू हाँ। आइस, वो मुज़र होता है आंख ठीक के है। लिए। लेकिन अगर आपने सस्ते और गैर मयारी सन ग्लासेस पहने हैं तो होता क्या है कि उनमें या प्लास्टिक या ग्लास होता है, ठीक है जी। अब उससे अगर तो वो यूवी प्रोटेक्टर नहीं है तो वो शुआएं तो उसी तरह ही गुजर रही होंगी, और इवन अगर उसमें मुनकसिम करने की कॉन्केविटी है तो वो ज़्यादा मुनकसिम करके आंख के अंदर शुआएं भेज रहा होगा, जिससे सफ़ेद मोतिये का बढ़ना और आंख के पर्दे को नुकसान पहुंचना हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए रादर देन कि आप सस्ते सन ग्लासेस खरीदें या सस्ते सन ग्लासेस से आप अपना सन एक्सपोजर कम करने की कोशिश करें, उससे बेहतर है कि वो मेरे ख्याल में ना पहने और रादर एक पी कैप इस्तेमाल करें जो आपको आंखों को शेड के तौर पे हेल्प आउट करे अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आपने ग्लासेस भी लेनी है तो किसी अच्छे ब्रांड से लें और जी। जाके देखें कि वो यूवी जो अल्ट्रा रेज वायलेट है प्रोटेक्टर है उसमें कि उसमें नहीं। है कि नहीं है, तो वो ज़्यादातर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा आपकी आंखों के लिए अच्छी है। दूसरा सर, हम देखते हैं कि गर्मियों में तेज़ धूप होती है जिससे आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, पसीना भी आता है तो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें बताइए, मशवरा दें कि किस तरह अपनी आंखों को या अपनी नज़र को बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोग गुलाब के अरक का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी की छींटे भी मारते हैं, तो ये चीज़ें ठीक हैं जो गर्मियों में हम लोग कर रहे होते हैं? अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात यह है कि आया गर्मियों में ये सब कुछ क्यों होता है। हाँ। ठीक है, पहली बात तो गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। मीन गर्मी ज़्यादा होती है, तो हमारी आंख में एक टीयर फिल्म है। टीयर फिल्म उस पानी को कहते हैं जिसे हम आंसू कहते हैं, वो हर वक्त बनते रहते हैं। ठीक है। जब हमारे ज़्यादा इमोशंस या कोई और वजह होती है तो वो आंख से टपक पड़ते बाहर आ हैं, जाते हैं। अदरवाइज वो आंख के अंदर होते हैं और वो बनते रहते हैं और वो नाक में आके ख़त्म होते रहते हैं हमारे। ठीक है। वो टीयर फिल्म का काम क्या है? वो टीयर फिल्म का वही काम है जो आपकी गाड़ी के वाइपर्स जब चलते हैं विंड स्क्रीन पे तो जो पानी काम करता है। ठीक। अगर विंड स्क्रीन पे वाइपर्स चल रहे हैं और पानी नहीं हो तो जो वाइपर्स हैं दे कैन स्क्रैच योर विंड स्क्रीन। ठीक है, तो वो जो पानी है वो टीयर फिल्म है। ठीक है, अब जब गर्मी ज़्यादा होगी हाँ। तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो उस टीयर फिल्म की जब एक्सपोजर टू हॉट क्लाइमेट होता है तो टीयर फिल्म का एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो जिस तरह वो वाइपर स्क्रैच डालते हैं आपकी विंड स्क्रीन पे, इस तरह हमारे वाइपर्स हैं, हमारी लिड आप कभी देखें तो हमारी लिड बिल्कुल वाइपर की तरह काम करती है। जिस तरह वाइपर्स आपके विंड स्क्रीन, तो हमारे टीयर फिल्म को ये वाइपर्स स्प्रेड आउट करते हैं। जब एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो टीयर फिल्म कम होगी, तो ये वाइपर्स जब मूव करेंगे तो आंख को क्या करेंगे? इरिटेट करेंगे। तो इरिटेशन इस वजह से होती है और रेडनेस इस वजह से होती है। हल ऑब्वियसली अवॉइड के हार्ड क्लाइमेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ना करें। अगर आपको इस तरह की अलामत हैं तो नल के सिंपल टैप वाटर से यू कैन वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली, दैट कैन रिप्लेस टीयर फिल्म कंटेंट्स। दूसरा ये है कि आप अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद रखें या मीन सायेदार जगह पे खड़े हो। अगर आपकी इरिटेशन बरकरार रहती है और रेडनेस बरकरार रहती है तो फिर किसी मुस्तनिद आई स्पेशलिस्ट से रजू करें ताकि आंखों का इलाज हो। और बहुत से लोग हैं खुद ही से ही वो तशखीस कर लेते हैं और कुछ आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं उनके लिए? देखिए, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया वो अर्के गुलाब का या किसी और चीज़ों का और आई ड्रॉप्स, एक बात समझने की है, जो फितरत ने चीज़ें बनाई हैं वो नेचर के करीब तरीन है, वो नेचुरल है। ठीक है। जो इंसान ने बनाई है उनमें हर चीज़ में कोई आर्टिफिशियल थिंग है। ठीक है, तो अर्के गुलाब में भी केमिकल्स होते हैं। यू कैन नॉट फाइंड ए प्योर अर्के गुलाब इन लाहौर और एनीवेयर एल्स इन पाकिस्तान। यू कैन नॉट फाइंड इवन ए गुड मेडिसिन इन प्योरिटी। तो फिर वो अर्के गुलाब कैसे बेहतर हो सकता है? और अर्के गुलाब की कोई ऐसे अथेंटिक अप्रूव्ड भी नहीं है कि अर्के गुलाब से आंखों को कोई मर्ज में फ़ायदा हो। ठीक है, और दूसरा जो टीयर सब्स्टिट्यूट्स हैं, मोस्टली अवेलेबल टीयर सब्स्टिट्यूट जिन्हें हम आम ड्रॉप्स कहते हैं आंखों में डालने के लिए, वो सारे प्रिजर्वेटिव्स के साथ होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल्स और वो केमिकल्स आंख के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने कोई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं तो वो मुस्तने डॉक्टर की मशवरे के साथ तो तब यूज़ करिए। अदरवाइज इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा है
हम्म। तो आप टैप वाटर से आंखें वॉश करें ठीक है। और जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास डॉक्टर से रजू रुजू करें। करें। ये तो अहम मसला था जो हम लोगों ने गुफ्तगू कर ली है। इसके ऊपर एक और जो इशू है उस पर बात करनी है, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से, कि उनकी भी आंखें ख़राब हो जाती हैं, नज़र ख़राब हो जाती है, नुकसानदेह साबित होती है। मुझे बताइए क्यों डायबिटिक जो लोग हैं उनकी आंखें या उनकी नज़र क्यों ख़राब होना शुरू हो जाती है? जी, डायबिटीज़ जो है ये एक जिस्मानी बीमारी है जिसका जिस्म के 3 उस पे बहुत गहरा नुकसान होता ठीक है है। शुरू में। एक है दिल, एक आपकी आंखें और एक आपके किडनी मीन गुर्दे। ओके। जब भी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, मसला क्या है, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। मीन बाकी बीमारी होगी ना, दर्द होगी तो वो कराता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचेगा और इलाज हाँ, करेगा, हाँ। डिस्कम्फर्ट होगा तो वो करेगा। शुगर की अलामत में से कोई ऐसी तकलीफ वाली अलामत नहीं है। तो मरीज़ को उसके कंट्रोल करने के लिए जो वो रजू करने की आदत है वो नहीं होती। तो मोस्टली पेशेंट दे डोंट कंट्रोल देयर डायबिटीज़। तो जब शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो फिर उन लोगों की आँख के पर्दे पे, दिल की नालियों पे और गुर्दों पे असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि शुगर का कंट्रोल करना उस मरीज़ पे फ़र्ज़ है ओके। और उसको वो कंट्रोल करना है। दूसरा, शुगर जो है, हम आँख की तरफ आ जाएं, शुगर जो आँख के पर्दे को मुतासिर करती है, वो आँख के पर्दे को उतनी खुराक शुगर की मर्ज़ की वजह से नहीं पहुँच पाती हाँ। जितनी उसे पहुँचनी चाहिए। ओके। और उसको आप इस तरह समझ लें कि एक तरह का अटैक हो रहा होता है जिसमें से खून नहीं मिल रहा प्रॉपर। ओके। और जब उसकी खुराक और खून में कमी होगी तो अब उसमें जो एक कुदरत की तरफ से नेचुरल अमल है कि उसका काउंटर एक्शन शुरू होता है जिससे एक्स्ट्रा खून की नालियां बनना शुरू हो जाती हैं, मीन एबनॉर्मल वेसल्स बनना शुरू हो जाती ठीक हैं। है। जब एबनॉर्मल वेसल्स आंख के पर्दा बसारत जिसे रेटिना कहते हैं उस पे बनती हैं, वो एबनॉर्मल वेसल्स तो हेल्दी नहीं है ना, वो लेटर ऑन फट सकती हैं और उससे पर्दे पे खिंचाव ला सकती हैं। अच्छा। जिससे बिनाई का इरिवर्सिबल लॉस हो सकता है। इरिवर्सिबल लॉस का मतलब कि जो बिनाई आज चली गई है वो शायद वापस कभी भी नहीं ना आ आए, सकती इवन है। बेहतरीन इलाज से। ओके। तो फिर एहतियात इलाज से बेहतर है और एग्जैक्टली। शुगर को कंट्रोल करना हर उस मरीज पर और उसके फिजिशियन पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो शुगर का स्पेशलिस्ट है, ये उस डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो शुगर के मरीज़ को बताए कि आपने अपनी शुगर किस तरह कंट्रोल करनी है, क्या दवाइयाँ खानी है, क्या एहतियातें करनी है, और आपने अपनी आंखों का मुआयना आंख के पर्दा बसारत के माहिर डॉक्टर से हर 6 महीने बाद करवाना है। लेकिन किस तरह के सिम्टम्स हो या जो शुगर का पेशेंट हो उसको इस तरह की अलामात आ रही हों कि उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए, उसको पता चल जाए मैंने डॉक्टर से रुजू करना है? अच्छा, इसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि जिस इंसान को शुगर है उसने अपनी, जिस दिन उसकी शुगर डायग्नोज हुई है उस दिन उसने अपनी आंखों का कंप्लीट मुआयना करवाना है। ओके। ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, हमारे शुगर कब से होती है और लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो इसलिए जिस दिन शुगर आपकी डायग्नोज हो एक दफ़ा आंखों का मुआयना करवाना है। अगर आंखों के पर्दे में कोई तब्दीली शुगर की वजह से अभी रूनुमा नहीं हुई तो फिर आपने 6 मंथली उस आंख के पर्दे को मुआयना करवाते रहना है। अगर आंख के पर्दे पे दरमियाने दर्जे की तब्दीलियाँ आ चुकी हैं खून की नालियों में तो फिर हर 3 महीने बाद पर्दे के माहिर डॉक्टर को दिखाना है। अगर इससे ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं तो फिर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन वो और बढ़ जाएगी। लेकिन मोस्टली ये एक काम करने वाला है कि जिस दिन आपकी शुगर डायग्नोज हो उस दिन एक दफ़ा पर्दा बसारत के माहिर डॉक्टर को अपनी आंखों का मुआयना करवाएं ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपने किस फ्रीक्वेंसी के साथ आगे फ्यूचर में मुआयना करवाना है। मतलब ये हिफाजती कुछ ये बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों ने खास तौर पर इसका ख्याल रखना है। जो शुगर पेशेंट है उनकी हम बात कर रहे थे, तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि आजकल बच्चों में भी आंखों का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है और ये क्यों होता है? अच्छा, बच्चों में जो आंखों का कैंसर अमूमन पाया जाता है उसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा बचपन में होने वाला बच्चों का आंख का कैंसर है जो अमूमन 3 साल की उम्र से पहले होता है। अच्छा। मीन पैदाइश के फ़ौरन बाद या 3 साल की उम्र और 3 साल के बाद उसकी होने का अंसर कम हो जाता है, लेकिन ये होने को किसी भी एज में हो सकता है, इवन आफ्टर 10 ईयर्स। अब उसकी वजूहात क्या है? जो हमारा कॉन्टिनेंट है या हमारा एरिया है पाकिस्तान,
इसमें आंख के कैंसर के बढ़ने की वजह से कज़न मैरिजेस हैं। ओके। क्योंकि इसके 60% केसेस या मोर और लेस वो मरूसी वजह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं। और मरूसियत में बीमारियां तभी बढ़ती हैं जब आपके मुल्क में या आपके कल्चर में कज़न मैरिजेस का रिवाज हो। बहुत ज्यादा बढ़ जाता और है। हमारे मुल्क में आपको पता है कुछ एरियाज में होती ही कज़न मैरिजेस है, हाँ जी। और कुछ एरियाज में रवाज है कि हाँ। कज़न मैरिजेस होनी चाहिए। तो जब एक बीमारी ख़ानदान में चलती आ रही है, जब मल्टीपल कज़न मैरिजेस होंगी तो वो बीमारी अगली नस्लों में आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारा दीन भी कहता है और हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि कज़न मैरिजेस से अवॉइड करें। अगर कज़न मैरिजेस आपकी चलती रहेंगी तो उससे बेसिकली जो ये मरूसी बीमारी हैं इनका ज़ाहिर होना, जिसे ज़हूर कहते हैं, वो अगली नस्लों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें थी और कुछ इलाज थे जो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं। डॉक्टर हुसैन हाकान हमारे साथ मौजूद थे, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और आइज़ के हवाले से, आँखों की नज़र के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह उनको हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं ताकि कुछ जो लंबे अरसे तक हम लोगों ने जीना है तो हमारी आंखें भी तो होनी चाहिए ताकि हम ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें और रंग बिरंग जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उसको हम देख सकें। तो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोगों ने भी इख्तियार करनी है। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात हो जाए मोहब्बत और इंसानी जज्बों के हवाले से। तो मोहब्बत इंसानी जज्बात में से सबसे अफजल जज्बा है और ये मोहब्बत इंसान को इंसान से भी हो सकती है और इंसान को जानवरों से भी हो सकती है। और अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ ही लाजवाब है। उसने ना सिर्फ इंसानों को पैदा करके उन्हें इज्जत बख्शी है बल्कि तरह तरह के जानवरों को दुनिया में भेज कर भी इस कायनात को और भी रंगीन बना दिया। और इंसान की जानवर से जो उनसियत है ना, वो उसकी दास्तान ही बहुत पुरानी है। इंसान का हमेशा से जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है। और इंसानों की तरह जानवरों के भी कुछ हुकूक होते हैं, लेकिन जिस मुआशरे में इंसानों के हकूक तक महफूज ना हो वहाँ मेरे ख्याल से जानवरों और परिंदों के हकूक की बात करना बड़ी अजीब सी लगती है। और पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के हवाले से जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर साल 2021 की मैं बात करूं तो इसके दौरान लाहौर चिड़ियाघर के 130 से ज़ायद जानवर नाकाफी सहूलियात की वजह से दम तोड़ गए। और अब लाहौर सफारी जू के लाखों रुपए के शेर कोड़ियों के भाव फरोख्त किए जा रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स, यहाँ पर बिल्लियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। स्ट्रे जानवरों की नसबंदी के हवाले से भी हमने देखा कि इक़दामात उठाने का ऐलान किया गया और इस हवाले से भी कानून बनाने का कहा गया था। तो कितनी डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयजा हैदर हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आयजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयजा, आपके ख्याल में हम जो बतौर कौम है, जैसे मैं बात कर रही थी कि हम लोग फ्रेंडली नहीं है जानवरों के लिहाज से, अगर मैं पूछूं तो हम लोग एनिमल फ्रेंडली नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में जैसे मैं डेटा के मुताबिक बता रही थी कि एक साल में 30 जानवर जो हैं वो वहाँ पर मर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको क्यों है ऐसा? कोई एक फैक्टर नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह अब हम अपनी कौम को देखते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो गई हैं। एक ज़माने में हमारा फोकस होता था कि बच्चों की तालीम और तरबियत हो। हाँ। अब हमारा ज़्यादा फोकस यह है कि तालीम, हाई अचीवर्स हों, ग्रेड्स हों, लेकिन जो एक तरबियत का एस्पेक्ट होता है ना, वो एज सच मिसिंग है। तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे बहुत कंपैशनेट या बहुत ज़्यादा कोई हमदर्द से एक सिटीजन बन जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रेड्स लें और ऊंची सी ऊंची उनको जॉब्स मिलें और अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। इस किस्म के हमारे टारगेट्स हैं। तो उसमें वो जो तरबियत का एस्पेक्ट था ना, वो ना माँ बाप के लिए बहुत कोई फोकस है, ना हमारे स्कूल्स के लिए वो बहुत फोकस्ड कोई चीज़ है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हमारे हैं या हमारी जो पहली भी अब कुछ अरसे से ज़ाहिर है वो फोकस हमारा चेंज हो गया हुआ है।
लेकिन माशरे में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, एग्जैक्टली, हाँ। मोहब्बत करने वाले लोग भी हाँ। मौजूद हैं, और वो ये होता है कि घरों की ट्रेनिंग भी कुछ ना कुछ चल रही होती है। अच्छा। तो बहुत जानवरों से प्यार करने वाले भी मैंने देखे हैं, बच्चे भी, और जो कर रहे हैं आजकल काम कर रहे हैं इन द फील्ड। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ हमारी पढ़ाई, कमाई उसके ऊपर हो गई हुई है, और कंपैशन और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो बैक ट्रैक पे चली गई हैं। हम पहले देखते थे कि कहीं सड़क पे, कहीं गली में कोई जख्मी बिल्ली या कुत्ता या कोई भी एनिमल हमें मिलता था, हम उसको देखते थे, पानी पिलाते थे या उसकी मदद करते थे। अब तो कोई सड़क पर नजर भी आता है तो उसको सिर्फ छोड़ के गुजर जाते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन वही मैंने कहा ना, दोनों तरह के, अभी भी जिन लोगों के साथ मैं चूंकि उन्हीं सर्कल्स में काम करती हूँ, तो आई नो कि कितने लोग इन जानवरों के लिए महसूस भी करते हैं, तकलीफ भी महसूस करते हैं। बहुत कम है ना, बहुत कम, लेकिन स्टिल है कि मतलब आप किसी को देख के तड़प के वहीं पे रुकेंगे और कहेंगे कि इसको पहले भाग के किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, कोई ट्रीटमेंट दें, फिर कोई और काम करें। तो वो लोग भी हैं, माशाल्लाह कर रहे हैं काम, लेकिन मेजॉरिटी हमारी डरती है, या मिसकंसेप्शंस हैं हमारे, मतलब स्पेशली मुस्लिम्स में, कि शायद अच्छा जैसे सड़क का कुत्ता है वो तो पलीद है, नजिस है, तो वो उसको भी बल्कि वो समझते ही नहीं इस काबिल कि भाई उसको भी कोई तवज्जो दी जा सके। लेकिन बस अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते तो हैं, मेजॉरिटी जो है वो जानवरों को इतना पसंद नहीं करती और अवॉइड करती है। तो मुझे आप बताइए, आप कब से जानवरों के जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हुकूक के हवाले से मैदान में उतरी हैं? क्या इंस्पिरेशन आपकी बनी जो आप इस साइड पर आए? इंस्पिरेशन बल्कि यही बात है कि मेरा अपना बेटा जो है ना, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। ओके। क्योंकि हमारे भी अनफॉर्चुनेटली जो बुजुर्ग थे वो कोई इतना एनिमल लवर्स नहीं थे, तो कभी नहीं हमने घरों में रखे, लेकिन वो बचपन से उसको था कि मैंने कोई जानवर रखने हैं। मतलब किसी भी स्ट्रे को देख के, जिस तरह आप अभी बात कर रही हैं ना, कोई जख्मी पड़ा हुआ है परिंदा या कोई बिल्ली, तो वो फौरन उठा के कहेगा कि इसको कुछ करना है। तो उससे हमने फिर पेट्स रखने शुरू किए। अच्छा। देन आई रियलाइज कि भाई ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, खिलाना है, पिलाना है, दवाइयों का ख्याल करना है, उनका सारा कुछ करना है, तो वो तो बड़े पैम्पर्ड होते हैं जो घर में आपने पेट्स रखे होते हैं। लेकिन जो सड़क का जो जानवर होता है, बिल्लियां हैं या कुत्ते हैं, मतलब भूख उनको भी लगती है, जख्मी वो भी होते हैं, बीमार वो भी होते हैं, लेकिन उनका कोई वाली वारिस नहीं था। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन कि भाई अगर हम अपने घर के जानवरों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो वाई नॉट कि वो जो बेचारा तड़प रहा है कोई और इसका कोई ओनर नहीं है, तो उनके लिए कौन करेगा? बेसिकली तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अगर स्टेट नहीं कर रही तो देन सिविल सोसाइटी हैज़ टू शेप अप और उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन बेसिकली कि हम कुछ जो सड़क पे रहने वाला जानवर है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और आयज़ा, बहुत से एक्टिविस्ट हैं जो बाहर निकलते हैं, ये मुतालिबा करते हैं कि जैसे चिड़ियाघर की मैं बात करी थी कि ज़ूज़ को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो जानवरों की सही तरह उनकी देखभाल नहीं की जाती, केयर नहीं की जाती, उनको टॉर्चर किया जाता है। ऑब्वियसली जब आप उनको पूरी सहूलियात नहीं देंगे तो वो टॉर्चर होंगे। तो और जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसमें, तो इस पर क्या आप कहेंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि हम टोटली इस आइडिया के अगेंस्ट है कि चिड़ियाघर को एक सस्ती तफरी के तौर पे आप पब्लिक के लिए एक कोई चीज़ रखें और कहें कि ये सस्ती तफरी है, तो आएँ और गरीब लोग या जो भी हैं थोड़ा सा टिकट लें और जानवरों को देख के खुश हों। वी आर टोटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि हम कहते हैं, हमारा नारा ये है कि द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन द वाइल्ड। वो अगर वाइल्ड एनिमल है ना तो उसको वाइल्ड में होना चाहिए। लेकिन जू जो है बेसिकली उसका एक पर्पस भी है। पर्पस ये है कि अगर कोई ऐसे जानवर हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं या वो थ्रेटेंड हैं, उनकी नस्ल खत्म हो रही है, तो जू जो होते हैं बेसिकली उनको, इसको हम कहते हैं एक्सीटो कंजर्वेशन, कि वो आप उन जानवरों को रखते हैं, खुद खिलाते पिलाते हैं, उनकी ब्रीडिंग का देखते हैं कि उनके बच्चे हों, नस्ल चलती रहे। तो वो एक तरह से वो तो एक नेसेसिटी एक बन जाती है कि भाई आपने उनकी जो नस्ल है उसको प्रिजर्व करना है। अदरवाइज ये जो सिर्फ है कि भाई बच्चे ने हाथी देखना है तो आप एक हाथी पकड़ के लिए आए, वो जुल्म है। इसलिए कि हाथी जो है बेसिकली वो एक फैमिली के साथ रहते हैं, माँ बाप बच्चे, उनका हर्ड होता है। एक आप किसी जानवर को पकड़ के ले आएंगे किसी की इंसानों की एंटरटेनमेंट के लिए, तो दैट इज अ क्रूएल्टी। एग्जैक्टली। उसमें अब ये बात है कि अगर आपने जानवर रखने हो तो देन यू शुड डेवलप नेशनल पार्क्स जिधर सिक्योर हो वो जानवर और वो अपनी हैबिटेट के मुताबिक अपनी हर्ड्स में और इन सारी चीज़ों में रह सकें, फिर आप जाके देखें। लेकिन ये गलत है कि आप जिस तरह हमने वो किया, कावन हाथी का बड़ा मशहूर हुआ था कि वो बेचारा डिप्रेशन में रहा इतने साल और अब उसको बाहर उन्होंने कंबोडिया भेज दिया हुआ है। हमारे भी यहाँ पे एक सूजी थी बेचारी, अकेली काफ़ी अरसा वो रही और फिर देन शी डाइड।
तो वो जुल्म है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जू का अब हमारा, चूंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बहुत थोड़ी रिसोर्सेज है। एग्जैक्टली। अगर हम फर्ज करें काला हिरन है या चिंकारा है जो कि जिनकी नस्ल खत्म हो रही है, उनको हम कहते हैं अच्छा हम जू में नहीं रखते, हम कुछ इलाकों में छोड़ देते हैं, तो हमारे हंटर्स हैं, हमारे पोचर्स हैं, वो उनको मार मार के खत्म कर देंगे। दे विल बी मतलब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो पाकिस्तान से। तो इस वजह से हमें जहाँ पे अपने लॉज को भी इम्प्रूव करना है, जहाँ पे हमें इलीगल हंटिंग को भी रोकना है, वहाँ पे फिर हमें जू की अहमियत थोड़ी बहुत रहनी चाहिए कि मतलब जो नस्लें ख़त्म हो रही हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे इकदाम उठाने करने पड़ेंगे हमें। अभी ये है कि इमरान खान का जो ये ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें उन्होंने कोई 16 बड़े बड़े से नेशनल पार्क्स आइडेंटिफाई किए हैं जो नए बनाए जाएंगे। अगर वो पार्क्स बन जाते हैं और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट किया जाता है तो वो अमेजिंग हो सकता है कि आपके पास इतनी खूबसूरत जगह हैं, आप उन जगहों के मौसम के हिसाब से जो इनकी हैबिटेट बनती है कुछ जानवरों की, आप ला के उनको वहाँ पे मतलब कर सकते हैं कि ये ग्रो करें। मसलन जैसा जिराफ है, वो हमारा लोकल जानवर तो नहीं है। अब जितने जिराफ आए हैं लाहौर जू में अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादातर बेचारे मर गए हैं। एग्जैक्टली। रिसेंटली अभी एक जिराफ मरा है। वही ना, तो उनके लिए यह है कि अनलेस कि यू हैव द प्रॉपर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, डोंट ब्रिंग दोज एक्सोटिक एनिमल्स टू पाकिस्तान। ठीक है ना, मर जाएंगे, क्या फायदा कि वो थोड़ा सा लोगों ने खुश होकर देख लिया कि ये जिराफ है। इस तरह नहीं, आप बनाएं, प्रॉपर हैबिटेट्स डेवलप करें एंड देन यू कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एनिमल। आप कोई भी एनिमल लेकर आ सकते हैं। एग्जैक्टली। मुझे बताइए, ये तो हमने जू की बात की है, घर पर अगर किसी ने पेट रखना है, कोई भी पेट हो सकता है, तो उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अपने ज़हनी तौर पर किस तरह खुद को तैयार करना चाहिए कि हमें ये चीजें भी करने की जरूरत पड़ सकती है अगर हमने पेट रखना है तो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए लोग करते हैं कि जरा सा जज्बाती होके किसी बच्चे ने कहा मैंने बिल्ली लेनी है। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन दे शुड रिमेंबर फर्स्ट थिंग कि जी ये एक जिम्मेदारी है कोई 13-15 साल की। हाँ। अगर एक बिल्ली भी आप लाते हैं ना तो उसकी कम से कम एज 13 या 15 साल तक हो सकती है। हाँ। तो दिस इज अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि आप एक जानवर लें, थोड़े दिन बच्चे ने खेला और फिर आप उठा के उसको भी बच्चे की तरह पालना पड़ता है। छोटा सा बच्चा आता है जब वो आपके साथ इतना अटैच हो जाता है कि अगर आप किसी और को देते हैं ना तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि ही रिकॉग्नाइजेस यू एज योर फैमिली, इज हिज फैमिली। तो अगर आप उसको बस एक खिलौने के तौर पे यूज करके और फिर इधर उधर कर देंगे तो वो उसके साथ बड़ा जुल्म होगा। इफ यू वांट टू कीप अ पेट देन यू मस्ट हैव दिस आइडिया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ फैमिली मेंबर हम इसको अपने साथ रखेंगे। और ये नहीं कि खिलौना है, खिलौने तो ऑब्वियसली बच्चों की जिद पे तो माँ बाप ले आते हैं कि चलो ठीक है बच्चा खेलता है और उसके साथ और लगा रहेगा, दिल लगा रहेगा। लेकिन अदरवाइज ये बच्चों के लिए एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत जिम्मेदारी का एक उनको एहसास बचपन से हो जाता है कि मैंने इसको इस टाइम पे खाना देना है या मैंने इसकी ग्रूमिंग करनी है। तो वो लव के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बचपन से पड़ जाती है कि हमने अपने अलावा किसी और का भी ध्यान रखना है। तो ये बच्चों में बड़ी जबरदस्त एक पॉजिटिव क्वालिटी बच्चों को लाके देना चाहिए, पेट होना चाहिए। लेकिन फिर कि उसकी जो जिम्मेदारी है जिस तरह आपने कहा है वो भी साथ पूरी करें। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ खेलें और माँ बाप उनका सारा काम कर रहे हो। तो काम भी बच्चे फिर उनका खुद करें। ग्रूमिंग होती है, जिस तरह थोड़ा सा ब्रश करना है आपने, उनको वैक्सीनेशन करवानी होती है, वो तो मस्ट है। वो मस्ट है कि वैक्सीनेशन, फिर बीमार हो जाते हैं तो प्रॉपर वेट के पास जाना है। ये सारी चीजें तो पार्ट ऑफ द कीपिंग अ पेट है। क्योंकि ये चीज वो लोग समझ रहे होंगे जिनके घर पेट है। वो उनको अब मेरे घर 5 बिल्लियां, अब मुझे पता है कि उनको किस तरह रखना है, हमने किस तरह टाइम पे उनको खाना देना है, वैक्सीनेशन करवानी है। तो ये लोग वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जो नहीं घर पे पेट रख रहे उनको भी ये हाव होनी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है, जिम्मेदारी। अच्छा अब लेटर इसका चेंज करके आओ, तो उनको पता होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई हैव टू डू इट। तो ये आई थिंक ये एक सेल्फिशनेस को तोड़ने का बड़ा अच्छा तरीका है कि बच्चों को बचपन से इस चीज की तरफ लगाया जाए। ये तो हमने बात के लिए। दूसरा मुझे बताइए, स्ट्रे डॉग्स के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे और उनको मारने के हवाले से भी आपको पता है कुछ अरसा पहले एक मुहिम शुरू की गई जिसपे बहुत ज्यादा तहफुजात आए और एक्टिविस्ट जो थे वो लोग भी बाहर आए, एहतजाज किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला चेंज किया और उनको वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया। इस पे क्या कहेंगी? ये आप लोग मुतमईन है अब इस चीज पे? जबरदस्त, हम बहुत मुतमईन है। असल में मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊं कि ये एक हमने केस किया हुआ था, 5 साल हो गए हैं। ये जस्टिस आयशा मलिक जो एलिवेट हुई है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये मुकदमा सुन रही थी लाहौर हाई कोर्ट में। यह एडवोकेट हमजा हमायूं है, ये उन्होंने पिटिशन की हुई थी
कि आप लोग क्यों ये मारते हैं सड़क के कुत्ते को, और ये एक गैर इंसानी और गैर इस्लामी फेल है जी। इसके ऊपर 5 साल से हेयरिंग्स हो रही थी। और जब जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि ये आप लोग क्यों मारते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम पब्लिक को एक एडवांटेज देना चाहते हैं कि उनको रेबीज ना हो या उनको डॉग बाइट्स ना हो। तो उन्होंने कहा आपके पास कोई लॉ है? तो पता चला कि नहीं, इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप गोली देखते ही कुत्ते को तो गोली मार दें या जहर दे दें। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ पॉलिसी। जो पॉलिसी बनी अब रिसेंट, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में इन्होंने देखी कि दुनिया में क्या होता है, मुहज़्ज़ब माशरों में क्या होता है, और वहां पे पता चला कि ये आप TNVR इसको प्रोग्राम को कहते हैं, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। ठीक है। आप सड़क के रहने वाले कुत्तों को ट्रैप करते हैं, उनको वैक्सीनेट करते हैं, मेल डॉग्स को न्यूटर कर देते हैं ताकि वो बच्चे ना दे सकें, एंड देन यू रिलीज देम बैक इन द एनवायरनमेंट। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड। इस पे वो पॉलिसी बनाई गई लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से, और 2-3 डिपार्टमेंट्स ने मिलके अब इस पॉलिसी को पूरे पंजाब में इन्फोर्स करना है। तो इन्फोर्स करना है, लेकिन आपको कहीं नजर आ रहा है इन्फोर्समेंट होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत एक पिछले साल से, क्योंकि इन्होंने इसका बजट भी एलोकेट कर दिया था करोड़ों रुपए, तो उसमें हुआ ये है कि हमारी जो 9 डिविजन्स हैं लाहौर की, वहां पे सारे वेट्स को ट्रेन किया गया है, इनके सेंटर्स में दवाइयां पहुंचाई गई हैं, और ये फुल जोर से ये सारा काम शुरू हो गया है 9 डिविजन्स में। ठीक है, मतलब ये इस हवाले से ये चीज जो अच्छी शुरू हो गई हुई है। बिल्कुल। और आप लोग इनके साथ? हम इनके साथ हैं बिल्कुल फुली। ठीक है जी। आयजा हैदर हमारे साथ मौजूद थी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आयजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम जानवरों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, एनिमल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपने घर पर जानवर रखना है तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने अपनानी है, और मेंटली किस तरह आप लोगों ने रेडी रहना है ताकि उसको आपने पालना है, एक बच्चे की तरह पालना है, उनसे उनसियत का इजहार करना है। तो ज़रूर आप भी घर पर पेट रखें, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करिए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के तूफान के हवाले से। और ये तूफान जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जो कीमतें हैं वो तो आसमान को छूने लगी हैं हर चीज़ की। जोन सी भी चीज़ पर आप हाथ रखेंगे ना, वो कहेगी कि मुझे हाथ ही ना लगाओ, वो चाहे मौसमी सब्जियां हो जाए, फल हो जाए, आटा, चीनी या फिर घी हो जाए। तो आज की क्या महंगाई की सूरत हाल है? जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाहिद आबिद, बताइएगा आज की महंगाई की सूरत हाल। आटा एक ऐसा आइटम बन चुका है कि जिसका खाम माल जो है वो सिर्फ गंदम है, और वो गंदम एक ही गंदम है, उसका रेट एक है। लेकिन इस वक्त मार्केट में हमें कई किस्म के रेट नजर आ रहे हैं, जिसमें एक जो सस्ता स्कीम आटा जो कि सब्ज रंग का थैला है वो 1100 रुपए के सरकारी रेट पर आवाम को दस्तयाब है। उसके साथ जो दीगर ब्रांड्स हैं जो कि फ्लोर मिल्स अपने तैयार करते हैं, वो पता नहीं किस गंदम से तैयार करते हैं। गंदम को कोई वो खास उसमें विटामिन डालते हैं, क्या करते हैं कि वो 1150 से 1200 रुपए फी थैला उसकी कीमत है। और इसके अलावा जो चक्की का आटा है वो 90 रुपए फी किलो कम अज कम इस वक्त चक्की का आटा है। और जो कई चक्कियां ऐसी हैं जो कि 90 रुपए से भी ज्यादा पर पैकिंग में थोड़ा सा उसे करके बेचते हैं, तो 95-96 रुपए फी किलो तक भी चक्की का आटा बेचा जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि दोबारा फ्लोर मिलर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमारी पैदावारी लागत बढ़ गई है, इसलिए आटा मजीद महंगा करने की इजाजत दे दें। अब सूरत हाल ये है कि जिस वक्त गंदम खरीदी गई थी किसान से, वो तकरीबन 1800 रुपए फी मन खरीदी गई थी। अब वही गंदम 2500-2600 रुपए फी मन मार्केट में बेची जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि गंदम वही है, गंदम की पैदावारी लागत जो लगनी थी वो लग चुकी है। 1800 रुपए में जो फ्लोर मिलर्स ने खरीदनी थी, आड़तियों ने खरीदनी थी, हम आटे के वाले से ही बात करेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है आसिम रजा साहब, हैं ग्रुप लीडर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और वेलकम कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। आपने भी आटे की सूरत हाल के हवाले से सुना, बहरान पे बहरान ही पैदा होता जा रहा है, कभी वो दूसरी महंगाई हो या फिर आटे के हवाले से। तो हमने देखा है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो हुकूमत के साथ किसी न किसी जंग में रहती है, वो चाहे आटे की कीमतों के हवाले से हो या फिर किल्लत के हवाले से है। इस दफा क्या मसला बना हुआ है आप लोगों का, जो हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया आप लोगों ने? देखिए, हड़ताल का अल्टीमेटम नहीं है। जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ
उस टाइम से ग्राइंडिंग चार्जेस का इशू चल रहा है। अच्छा। जैसे पहले 6 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स हो गए। सेकंड टाइम जब हमने दोबारा से प्रोटेस्ट किया तो फिर 2 दूसरे पॉइंट्स रीएडजस्ट हो गए और ग्राइंडिंग चार्जेस को पेंडिंग कर दिया गया। अच्छा। अब जो करंट सिनेरियो है ये तो है हमारी साबका डिमांड, ठीक है। लेकिन इस असना में जो आप अप्रैल में हमारे रेट सेटल हुए थे वहां से लेके अब तक बिजली का इजाफा और उसके साथ डीजल प्राइसेस जो बढ़ी और उसके साथ जो पैकिंग मटेरियल है पॉलीप्रोपिलीन का उसकी प्राइसेस में जो इजाफा हुआ, अगर ऑल टुगेदर उसको देखें तो वो 50 रुपए का इजाफा 20 किलो थैले के पीछे आया। अच्छा। अभी जो हमें ग्राइंडिंग चार्जेस मिल रहे थे वो 100 रुपया 20 किलो के ऊपर जो पिछले 5 सालों से चल रहे थे, जिसके अंदर डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट बातें हुई। लेकिन इस टाइम पे आप मुझे बताइए कि जो हालिया इजाफा पेट्रोलियम का, उसके साथ बिजली का और साथ जो खाली पैकिंग मटेरियल का है, ये किसने पे करना? फ्लोर मिलर्स के पास तो अब इतनी सख्त नहीं है कि ये बेयर कर सकें। ठीक। जहाँ तक हम कर सकते थे हमने अवामी उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैरी ऑन किया। बट आज के दिन पोजीशन ये है कि जो हालिया इजाफा सरकार ने खुद से किया है, जो हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस 110 रुपए बिजली के 100 किलो के ऊपर थे वो 200 के करीब जा पहुंचे। अच्छा। इसी तरह जो खाली थैला 9 से 10 रुपए का मिलता था हमें 20 किलो वाला, वो 20 रुपए का हो गया है। डीजल की प्राइस 100 रुपए के लगभग थी, वो 150 क्रॉस कर गई है। अच्छा। अब ये जब सब चीजें आप देखेंगे तो ये सरकार की बढ़ाई हुई चीजें हैं, ये कोई आज खुद ना हमारा इजाफा है ना हमारी डिमांड है। जितनी रिफ्लेक्शन इन रेट्स के वजह से बनती है हम तो वो डिमांड कर रहे हैं। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मांग ही नहीं रहे, एक फार्मूला सेट है उसके अंदर इन रेटों को इनकॉर्पोरेट करें, जो रिजल्ट आता है वो दे। इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। जाहिद साहब आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपने भी आसिम साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी है, क्या कहेंगे ऊपर उसके? और सूरत हाल हमें मार्केट की भी बताइएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है तो हम तो कुछ बेजा नहीं मांग रहे हैं हुकूमत से। जो मार्केट में यकीनन आटा एक ऐसा आइटम है जो कि सबसे अशियाए ज़रूरिया में एक बुनियादी चीज़ है आटा, क्योंकि जब तक बाकी आप जो मर्जी खा लें, बर्गर खा लें, चावल खा लें, जब तक रोटी नहीं खाएंगे हमारी आवाम की एक तसल्ली नहीं होती ज़हनी तौर पे। तो आटा जिस घर में नहीं होगा तो उसका गुजारा नहीं होता। अब आटे की सूरत हाल जो गुज़श्ता 2-3 साल से बनी हुई है वो यकीनन ऐसी है कि तकरीबन 860 रुपए से शुरू हुआ है ये 3 साल में आटा, और आज 1100 रुपए में आम दस्तयाब है। लाजमी तौर पर इनकी जो आसिम साहब की बात है कि चार्जेस में इजाफा हुआ, पैदावारी लागत बढ़ी है, तो हुकूमत को कोई ना कोई इसका हल निकालना होगा इनके साथ बैठकर। लेकिन अवाम का मसला यही है कि अब कितना महंगा आटा खरीदेंगे, कि कब तक 90 मतलब चक्की वाला अगर आपको आटा खाना चाहता है तो 90 रुपए फी किलो आटा। अगर 6-7 लोग एक घर में रहते हैं तो एक दिन के लिए बहुत है। 90 रुपए आप अंदाजा कर लेंगे, सिर्फ वो 1 किलो आटा अगर खा जाते हैं तो 3000 सिर्फ आटे के बन जाते हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें इनके जो पॉइंट हैं वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। पैदावारी लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। असल जिम्मेदारी रियासत पर, हुकूमत पर आती है कि वो इनको भी मुतमिन करे, स्टेक होल्डर्स जो हैं फ्रीकैन, और अवाम को भी उनके जीने का हक दे, जिसके लिए कोई ना कोई दरमियानी राह निकालनी होती है, सब्सिडी देनी होती है, कोई ना कोई किसी तरह चीजें मैनेज करनी होती हैं। अब देखना यह है कि इनके अगर मुज़ाकरात होंगे लाजमी तौर पर 1-2 दिन में कोई बातचीत होगी, उसमें क्या हल निकलता है कि सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाता है तो बस फिर अवाम जाने और हुकूमत जाने और आटा जाने। और अगर हुकूमत उसमें कुछ ना कुछ इनको सब्सिडी देती है आटे वालों को तो वो फिर तो उससे कुछ रेट थोड़े से मुनासिब हो सकेंगे। लेकिन दूसरे अवामल भी लाजमी, जिसको मैं जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद आबिद आपका बेहद शुक्रिया कि आपने डिटेल में हमारे साथ गुफ्तगू की है और मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है उस हवाले से हमें अपडेट किया है। आसिम साहब, अगर हुकूमत अगर आप लोगों का जो अल्टीमेटम नहीं मानती है, आप लोग के मुतालिबात नहीं मानती है, तो फिर आप लोगों का क्या लायामल होने वाला है? देखिए, इस टाइम पे सेक्रेटरी फूड छुट्टी पे हैं एंड ही इज नॉट इन द कंट्री। ओके। हमने मीटिंग कॉल की थी इस हफ्ते के लिए। अच्छा। लेकिन चूंकि डायलॉग के लिए गवर्नमेंट से थ्रू सेक्रेटरी आप डायलॉग करते हैं, वो शायद अगले हफ्ते तक हम मौके हमने किया हुआ है। लेकिन हम अपना स्टैंड रजिस्टर करा रहे हैं
इसके अंदर बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर बात है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको कहा इजाफा हुआ, हम तो दूसरी कोई चीज़ अभी पिछली बात ही नहीं कर रहे, हम तो करंट हालिया इजाफे की बात कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि 1100 में ठीक है। आटा आवाम को दिया जाए तो वो गंदम की कीमत 25 रुपए मन कम कर दे, ठीक है। इसी रेट पे मिलेगा। नहीं तो फिर हमारा थैला जो सा है 20 किलो वाला वो 50 रुपए बढ़ ऊपर जाएगा। चला जाएगा। तो मतलब आप लोगों के अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो आप लोग बढ़ाएंगे आटे की कीमत, मतलब जो अवाम है वो जहनी तौर पर तैयार रहे इस हवाले से कि आटा महंगा होने वाला है मुस्तकबिल में? देखिए हम नहीं कर रहे, मैंने पहले गुजारिश की जो सरकार ने कीमतें बढ़ाई हैं उसकी वजह से ये इफेक्ट आएगा। वही तो, अगर हुकूमत नहीं जी, मानती आपके मुतालिबात तो डेफिनेट बात है कि वो इजाफा तो मतलब नागुज़ीर है, उसके अच्छा। बगैर गुजारा नहीं, हम्म, तो इसलिए वो इजाफा तो होगा। मतलब अवाम अब रेडी रहे कि अगर मुतालिबात अगर हुकूमत नहीं मानती है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तो आटा जो है वो महंगा हो जाएगा, 60 रुपए महंगा हो जाएगा। जी 50 रुपए 20 किलो थैले के पीछे ओके, इसका इजाफा आएगा। मतलब 1150 रुपए का फिर 20 किलो का थैला मिलेगा। जी क्या ठीक है। दूसरा आसिम साहब, आप लोगों की हुकूमत के साथ काफ़ी अर्से पहले भी हम देख रहे थे कि 6 निकात पर जो है वो मसले चल रहे हैं, कुछ हुकूमत ने मान ली हैं, कुछ पे अभी भी आप लोग जो है अड़े हुए बस हैं। ये ग्राइंडिंग चार्जेस वाला इशू अच्छा, still यही pending वाला है। है, बाकी मतलब ये तकरीबन काफ़ी अरसे जो से है- चल रहा है आप लोगों का। जी ये लास्ट टाइम रमजान में हमारे रेट सेटल हुए थे, अच्छा, उसके बाद जब नई अपना रिलीजेज आई अक्टूबर में तो वही रेट जो अप्रैल के थे उनको इनकॉर्पोरेट करके रेट बना दिया गया। ठीक है। अच्छा उस पे मैदे फाइन में इजाफा आया तो हमारा भी कुछ कंपनसेशन हो गई, हमने गुजारा किया। लेकिन अब ये जो हालिया इजाफा है ये तो उनके अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। आप घरों के बिजली के बिल देख लें, कमर्शियल रेट्स देख लीजिए, बिजली के कितना इंक्रीज आया। हम तो सिंपल कहते हैं आपने जो बढ़ाया हर दिन जी। हर 15 दिन बाद उस इजाफे को इनकॉर्पोरेट करते जाए। आपने 13 रुपए डीजल अभी करंट बढ़ाया, आपने बिजली की प्राइसेस हर महीने 3 रुपए 4 रुपए यूनिट का इजाफा कर रहे हैं और मजीद आप करने जा रहे हैं, तो वो रेट कहाँ से कोई देगा? इंडस्ट्री अगर आपने बंद करवानी है तो वो अलग बात है। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आवाम को आटा मिलता रहे और इंडस्ट्री भी चलती रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे, तो फिर जो खुद से आप इजाफा कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेट कर, उसको इनकॉर्पोरेट कर। लेकिन हम देखते हैं आसिम साहब, पाकिस्तान जो है ग़िज़ाई मुल्क समझा जाता है और है भी यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी न किसी किल्लत का सामना करना पड़ता है। वो फिर आटे की शक्ल में हो जाए, उसकी प्राइजेस का मसला आ जाता है, उसकी किल्लत हो जाती है। लास्ट टाइम भी आपसे हमारी बात हुई थी तो किल्लत थी आटे की, तो इसका कोई मुस्तकिल हल ढूंढा है आप लोगों ने? अभी देखें ये जो हालिया गंदम की बिजाई हुई, मैंने एसोसिएशन की तरफ से हमने एक इश्तहार दिया था। अच्छा, और वो दिया था अगस्त 16 या 15 अगस्त को, और ठीक हमने है। अखबारों में भी दिया कि आने वाले टाइम में एक खाद का बहरान फील हो रहा है, हुकूमत बिफोर टाइम खाद का बंदोबस्त करे ताकि काश्तकार को इन टाइम और सस्ते अर्जा नरखों पर या सरकारी सेटल रेट्स पे खाद मिल सके। अच्छा, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और आप देख लें कि इस टाइम पे खाद की कमी और ज़्यादा रेट होने की वजह से आप देखें कि इफ़ेक्ट हुई आपकी क्रॉप, ऐसे ही। और क्रॉप अगर बारिशें इन टाइम ना होती, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, तो फिर 25 से 30% का इफ़ेक्ट आता, जो ऑल टुगेदर 60-70 लाख टन का होता। लेकिन अब यही इफ़ेक्ट जो सा है वो अब हम फील करते हैं कि शायद 15%, लेकिन इवन 15% का इफ़ेक्ट भी जब आएगा तो वो 35-35 लाख टन का क्रॉप साइज में कमी होगी। अच्छा, वो आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो हुकूमत को इन टाइम अगर बर वक्त फैसले ले लिए जाएं ज़मीनी हकाइक को मद्देनज़र रखते हुए। अब होता क्या है कि कुछ चंद लोग वो बड़ी ऑल गुड ऑल वेल की जब रिपोर्ट देते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ पसे पुश्त डाल दी पीछे जाती चली जाती है। ठीक है। लेकिन ऑन टाइम फिर जाके एहसास होता है कि यार गलती हुई। अब उस गलती का खमियाजा अगर मुल्क की आवाम, काश्तकार या आम आवाम भुगते, ये बड़ी ज़्यादती है। उन चंद लोगों पे भी नज़र रखनी चाहिए कि वो रिपोर्टिंग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मार्केट चेक्स हो सकते हैं, लाइक जिस तरह कोट हुआ कि इंडिया का 70 रुपये आटा है, हम दुनिया से सस्ते हैं। इंडिया में आज भी 20 रुपये उनकी जो प्राइसेस हैं उनकी करेंसी के मुताबिक, जो पाकिस्तानी 40 रुपये बनता है। ठीक उनके है। मुल्क में गंदम 16 रुपये किलो है जो पाकिस्तानी 32 रुपये बनती है। ठीक है। तो अगर वो कह दिया जाए 70 है और हम दुनिया में सब सस्ते हैं तो ऐसा नहीं है।
एक गूगल, एक क्लिक पे आपके सारे रेट्स दुनिया के जहाँ के आप लेने चाहिए आपके पास आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हम जब भी आंखें बंद करेंगे, चश्मपोशी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो अभी भी जिस तरह ये रेट्स बढ़े हुए हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे रेट्स इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, जितने ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ने चाहिए, वो हुकूमत को चाहिए कि वो बढ़ाए, नहीं तो फिर जो है वो अल्टीमेटली आप आवाम को सस्ता देना चाहते हैं, हाँ। आप जरूर दें, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन अगर आप लोग भी सर अपने मुतालिबात पे डटे रहेंगे, हुकूमत भी अगर नहीं मानेगी तो एट द एंड पिसेगी तो आवाम ही ना। ऐसा ही है। आप देखें 1800 में गंदम खरीदी गई, 1950 की रिलीज हो रही है। अगर पिछला पाइल्ड अप जो पैसे हैं फूड डिपार्टमेंट के, उनका मार्कअप इसमें ना डाला जाए तो हुकूमत तो 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं दे रही। ठीक है, तो कहा जाता है जी हमने 50 अरब दे दिया। वो तो है उस बैकअप पैसों का मार्कअप जो पिछले 12-14 सालों से आ रहा है। अच्छा। जो हुकूमत पंजाब ने देना था, लेकिन चूंकि फूड डिपार्टमेंट को उस लाइबिलिटी को क्लियर नहीं किया गया, तो उस सब को इनकॉर्पोरेट करके ये बना दिया जाता है कि हम इतने की गंदम इतने में दे रहे हैं। भाई 1800 में खरीदी है, 1950 में दे रहे हैं जी। इसमें कहाँ मार्कअप आ गया? 15 रुपए महीने का मार्कअप कैलकुलेट होता है। आज भी उसकी 1950 रेट नहीं बना, लेकिन आप वो डिफरेंस जो पिछला है उसको कैलकुलेट करके सब्सिडी का नाम आ जाता है। ठीक है। चीजें अगर दुरुस्त सिमत में चले जाएं तो फिर ठीक होंगी। अगर मजीद ये काम चलता रहा तो फिर बिल्कुल ऐसे ही सर, हम यही चाहेंगे आप लोग भी और हुकूमत जो है वो एक पेज पर आ जाए और जो मामलात है इसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। जाते जाते सर हमें ये बता दें मार्केट में कौन कौन सी इकसाम के जो आटे मौजूद है और हमारी सेहत के लिए कौन सा अच्छा है और किस आटे से हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमें हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए, पहले भी आपके प्रोग्राम में काफी दफा मैंने कहा जी, क्योंकि वाइट ओरिएंटेड सोसाइटी है हम, वी गो फॉर द वाइट। अब सफेद आटा हम खाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी रोटी के वाइट होती है, खाने में उसका टेस्ट अच्छा लगता है, खमीरी रोटी है, कुलचा है, या घर में पराठा सफेद आटे का बनता है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ना डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है, ना आम बंदों के लिए अच्छा है। तो वो तो होना चाहिए जनाब चोकर वाला आटा, लाल रंग। ठीक है जी, लाल आटा खाना चाहिए, वाइट आटे से जो है ना आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, ग्रुप लीडर फ्लोर्स मिल एसोसिएशन है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और हमने बात की है आटे की किल्लत के हवाले से, उसकी प्राइसेस के हवाले से आपने भी सुनी है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये हमारा सेगमेंट है एंटरटेनमेंट के हवाले से और इसमें हम बहुत सारे जो है मेहमानों से बातें करते हैं, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ में, जो पाकिस्तान के फेमस कह लें कि सबसे फेमस या पायनियर में से हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं और इसके साथ साथ मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं। उनको मैं अगर ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा, लेकिन उनके साथ साथ जो है आजकल उनकी गाना नया आ चुका है, उसकी धूम इतनी मची हुई है सोशल मीडिया पर कि हमने सोचा कि क्यों ना उनको अपने यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे उनके गाने के बारे में पूछा जाए, उनकी जर्नी के बारे में पूछा जाए और हमारे जो शो है उसको 4 चांद भी लगाए जाए। तो मैं बात कर रही हूँ जनाब डेंजरस के हवाले से। इससे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सोनू डेंजरस की बात कर रही हूँ। जनाब हमारे साथ वो मौजूद है। सोनू, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ मौजूद है मिसेस डेंजरस। हमारे साथ फिजा भी मौजूद है। फिजा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिजा, डेंजरस को सोनू की वजह से डेंजरस कहा जाता है, वैसे ही आप उनकी वाइफ हैं इस वजह से? एज इन वाइफ मैं वैसे डेंजरस हूँ, लेकिन इनकी वजह से अच्छा मुझे टाइटल मिल गया, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे यू नो। फिजा मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, मतलब ये भी मल्टी टैलेंटेड हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ पैकेज है पूरा। आप समझे, सब यूं ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हस्बैंड वाइफ, अब मेरी बेटी है तो होपफुली वो भी होगी, वो उसमें भी ये सारी चीजें खुसूसियात आ जाएंगी। वो अभी से ही करती है कि जो रॉकस्टार जो हमारा न्यू सॉन्ग है वो जब तक लगा के रखो वो देखती रहेगी, तो उसको चेंज कर देंगे तो वो रोने लग जाती है। Exactly. तो सोनू, रॉकस्टार आपका नया जो एल्बम आ चुका है और हमें बताइए कि किस तरह का है, उसमें क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या उसमें चीजें हमें नजर आ रही हैं?
रॉकस्टार जो है ये एक हिप हॉप सॉन्ग है और इसका म्यूजिक किया अली मुस्तफ़ा ने, डायरेक्टर इसके आसिम मसूद। बाकी इसको जो गाया है वो मैंने खुद गाया है, इसके लिरिक्स भी खुद ही लिखे मैंने, और फिजा ने मेरे से इसमें वार्डरोब और कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने मिलकर प्लान किया। और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये पहला ऐसा म्यूजिक वीडियो है जिसमें आप कोरियोग्राफी के हवाले से एलईडी डांस, यूवी एक्ट, इसमें फायर एलिमेंट, ये सब आप इकट्ठा आप इसको इसमें देखेंगे। और ये मैंने करने की इसमें कोशिश की है। पूरा एक पैकेज है। एग्जैक्टली पूरा एक पैकेज है और इसमें कंपोजिशन और रैप के स्टाइल में इसको मैंने बनाया इस गाने को। सब कुछ आपने खुद किया है, ए से लेके जेड तक आपने खुद किया? जी बिल्कुल, ऐसे हम खुद किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सब लोग जो भी देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी बहुत मेहनती हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से आई थिंक आप प्लान कर रहे थे। हाँ। और ये डेंजरस है इसलिए क्योंकि इस सॉन्ग में जब वो फायर के साथ हम परफॉर्म कर रहे थे तो ये बिल्कुल करीब हमने देखा भी है और आप लोग भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये चल रहा है और आप कितनी खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन भी है और वीडियो भी बनाई गई है और इसमें सोनू डांस भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो मुझे फिजा आप बताइए आपका रोल क्या था और किस मतलब ये आग के साथ आप खेल रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं, डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली इन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं मुझ में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कुछ कर सकती। अच्छा। तो आई थिंक आई एम नॉट प्राउड, आई एम नॉट मतलब आई एम कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं तो मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है और मैं थोड़ी हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ मुश्किल था कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना। तो ये इट्स नॉट वेरी इजी। बहुत अच्छा। ये आप समझिए कि जब काम है ना तो ये बहुत सीरियस होते हैं, तब कोई वाइफ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं, तो काम मतलब काम ही बहुत प्रोफेशनली नहीं आना चाहिए कि जब आपने काम करने में तब भूल जाओ सब कुछ, तब आप एज एन प्रॉपर अपने आप को आर्टिस्ट समझो और मेरे से वैसे डील करना है। एग्जैक्टली। अदरवाइज वरना वो उस तरह से नहीं हम कर सकेंगे, चीज को बेटर नहीं कर सकते। तो इसमें वीडियो में जब इसने आया था मैं इसको डांट भी रहा था, समझा भी रहा था, तो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई ताल्लुक नहीं है, काम पे आए हुए हैं तो काम मैं समझती हूँ इन चीजों को, मुझे पता है बर्डन होता है, होनी भी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इनका ज्यादातर ये होता है ऑन द स्पॉट होता है, बहुत कम प्लानिंग्स इनकी पहले होती हैं, ये सब कुछ चेंज कर देते हैं। सोनू अभी आप ये नहीं मानने वाले। हाँ नहीं, ये होता है कि हम जब कॉन्सर्ट्स भी करते हैं तो क्राउड को देख के एकदम से समझ आता है कि यार यहाँ पे ये वाली परफॉर्मेंस नहीं, ये करनी चाहिए, क्राउड इस तरह से है। अच्छा। तो जब हम कैमरे को फेस कर रहे होते हैं उसमें भी परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जिन्हें हम आमद कहते हैं। आमद हो जाती है। तो वो आमद जब होती है ना तो बंदा कहता है नहीं यार ये रहने तो ये कर लेते हैं। अच्छा। तो हम मैं तो यूज्ड हूँ उसका, ज़ाहिर है मैं 15-20 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मेरे साथ भी नया एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। तो हाँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये टैलेंटेड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो वो चीज देखी थी आप में, तो मैं इसलिए मुझे पता होता है कि यार ये कर लेगी और जो मैं सोचा है उससे बेहतर कर लेगी। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा रैप भी हमें आप करके दिखा दें, सुना दें बल्कि। जी मैं सुना देता हूँ क्योंकि इसमें एक वो लाइन है जो मैंने इसमें कही है, काफी लोग कहते हैं यार तेरा डैडी जॉन सीना। अच्छा। मैं उसमें इसको बोलता हूँ। अच्छा। बहुत मजे की। उसमें लाइक उसका रैप है, टाइट जीन्स तेरी लगदी ये हॉट बेबी, गोल्डन नंबर है मेरा कर ले तू नोट बेबी, नच ले फ्लोर उत्ते नेड़े आके एसडी, अरे उल्टे सीधे मुंह बना के ले ले बेबी सेल्फी। मैं वो लड़का नहीं जो तेरे नखरे उठाए, तेरे डोगे को घुमाए, तुझे बैलेंस कराए, रात 12 बजे तेरे घर कूद के आए, तेरी मोटी बहन को पिज़्ज़े खिलाए, मैं सुपरस्टार रॉक स्टार लियो है मेरा स्टार, बाकी नॉलेज लेने घर पे आ जाना तू सोमवार, बड़ी तेज करे तू चैटिंग जैसे अफरीदी करे, बैटिंग फिटिंग कपड़े पहन, बेबी लेगी तू है रेटिंग, पीछे हटने वाला नहीं मैं, सुन ले किलर सीना, बॉडी गार्ड चाहे रख ले तेरा डैडी जॉन सीना, तेरा डैडी जॉन सीना, हैंगओवर कर ले तू, मैं ही हूँ तेरा यार। जनाब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और सोनू आपने बहुत सारे जो कह ले कि इवेंट्स भी और वीडियोस भी जो कोरियोग्राफ की हुई हैं, PSL भी आपने उसके भी बहुत से जो चंक्स कह लें कि उनको कोरियोग्राफ किया हुआ है, तो उसमें हमारी कैसा जो फर्स्ट जो हमारी मुलाकात थी वो भी लाइफस्टाइल अवार्ड में अली जफर की परफॉर्मेंस में कोरियोग्राफ कर रहा था, उसमें मुझे एक सेगमेंट था उसमें मुझे मॉडल चाहिए थे। ठीक है। तो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई थी, तो अली जफर जो है उनके साथ उसने परफॉर्म किया था। ठीक है। उसमें उसके बाद से फिर PSL का आपने वो सुना होगा, फिर सीटी बजेगी। हाँ एग्जैक्टली, अली जफर का किसको नहीं पसंद और वो किसको नहीं याद होगा। वो भी मैंने कोरियोग्राफ किया और उसके बाद हमने फिर लास्ट अभी जो बहुत हिट हुआ उसका डांस स्टेप पूरी दुनिया में वो फेमस हुआ, मेला लूट लिया रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया।
वो भी किया है। और अभी एक जो उनका न्यू सॉन्ग है जो बहुत ही मकबूल हुआ है, लड़शा पे खबर, गुलपन्ना के साथ उनका। Exactly, हाँ। तो उसका भी सारा कोरियोग्राफर मैं ही हूँ और मेरी पूरी टीम है। और जनाब, वाह, थैंक यू, क्या आप लोगों ने बात है, इतना क्या प्यार बात दिया, है। आप लोग इतना लाइक करते हैं हमारी परफॉर्मेंसेज और जो भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे फैंस हैं तो मैं हूँ, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और अच्छा काम करते हैं तो आपको पसंद किया जाता है, क्योंकि अच्छा काम नहीं होगा ना तो कोई भी पसंद नहीं करता आपको। बिल्कुल 100% बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिजा हमें बताइए कि कैसी कोऑर्डिनेशन है, क्या कितना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तनकीद भी करते होंगे कि अच्छा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए? नहीं, हम लोग कभी हम आपस में तनकीद वाला पॉइंट आता नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये जो भी काम करते हैं बहुत परफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कोई तनकीद हो, हाँ, लेकिन मैं मशवरा थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ हूँ मैं दे देती हूँ। अच्छा सोनू इस तरीके से कर लें या इस टाइप का कर लें या ये चीज़ यूज़ कर लें। तो थैंक गॉड ये अप्रिशिएट करते हैं। अगर नहीं पसंद आता तब भी ये नहीं कहते कि आप नहीं अच्छा बात है, ये थोड़ा दिल रख लेते हैं, ठीक है मैं कर लूँगा। कुछ चीजें हैं जो बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग वो हैं जो लेजेंड्स को देख कर आए हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, कि exactly, मैंने हाँ। जब काम स्टार्ट किया, मैंने माइकल जैक्सन देखा, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को देखा है, आप नूर जहां को देखा है, मैंने उन लोगों को देखा, सीखा। और इसी तरह दुनिया में और भी चार्ली चैपलन, यानी कि ये इनसे इंस्पायर था, एल्विस प्रेस्ले, इन लोगों को मैंने बड़ा फोकस किया, देखा। और भी बहुत सारे नाम है अगर मैं भूल रहा हूँ अभी। तो हम उनको देख कर आए हैं। जो आज की जनरेशन है वो टिकटॉक पे आपने जैसे देखा होगा, टैलेंटेड लोग भी हैं, मोस्टली जो है वो अनटैलेंटेड लोग होते हैं। तो वो सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है आज की जनरेशन का। जो लेजेंड्स को देख के आया वो कच्चा काम नहीं कर सकता। हाँ। उसको प्रॉपर वो मुतमईन ही नहीं होगा अंदर से जब तक वो प्रॉपर परफेक्ट काम नहीं करेगा। तो मैं यही कह रहा था कि यार तुम आज की जो है ना नॉर्मल लेती हो चीजों को, नहीं प्रोफेशनल हो। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक पीक पे पहुंचना है और आपको वन एंड ओनली होना है, अगर आपके यार आप ही उस चीज के क्रिएटिव पाकिस्तान में वाहद आर्टिस्ट हो ये दुनिया में, हाँ, जो आप ही फेमस हो उस हवाले से, आपको लेजेंड्स से आपको इंस्पायर होना पड़ेगा, उनको देखना होगा। देन आप बाकी देखें आज जनरेशन क्या कर रही है, आज क्या चल रहा है, क्या म्यूजिक चल रहा है, फिर आप उसको मिक्स एंड मैच करेंगे तो देन आपकी चीज अच्छी निकलेगी। तो आप इंस्पिरेशन लेती हैं फिर सोनू से फिजा? अरे इसकी इंस्पिरेशन ये भी बताएगी, ये मेरे से आगे की इंस्पिरेशन। अच्छा, आपकी क्या है? नहीं, मुझे ये है मेरी थॉट्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा सोचती हूँ, किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। लेकिन हाँ ऑब्वियसली सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। मतलब इन्होंने 20 ईयर से काम करे हैं, मुझे अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, तो अच्छा लगता है, मतलब सीखना चाहिए भी। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड है तो मुझे नहीं फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन वही आपको मैंने बताया कि बहुत हार्ड वर्क है, बहुत प्रोफेशनल है। इनके साथ काम करना इट्स नॉट वेरी इजी, ये बहुत सीरियस हो जाते हैं। अक्सर मेरे टीम मेंबर्स हैं मुझे कह रहे होते हैं कि आप ही अब इनको समझाया करें। मैंने कहा मैं उनको कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो ऐसे ही है। ये इस तरह से आप कह सकती हैं कि जैसे हम रॉकस्टार का वीडियो जब हमने प्लान किया था, अच्छा, तो वो ये था कि हमने एक रात पहले ही मैंने स्टेप्स बनाए और सारी चीजें मैं इसको उस दिन बताया भाई ये नहीं कर रहे, हम कल ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या तुमने पूरा मतलब सडनली चेंज हो गया, सडनली चेंज कर दिया। मैंने कहा यही मैं जब मैंने सोच रहा था तो यार क्या क्रिएटिव चीज करूं, तो मेरे ज़हन में आया कि यार एक ही ब्लैक सेट पे आप इतनी वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं। Exactly, तो वो जब एक आमद आना आपको, वो जब मुझे आई तो मैंने कहा यार लोग व्हाइट सेट ज्यादातर यूज करते हैं, तो ब्लैक पे कोई इतनी सारी चीजें नहीं करता। तो ये भी एक समझ लें कि एक न्यू चीज मैंने की कि ब्लैक सेट के ऊपर आपको एलईडी भी मैं दिखा रहा हूँ, यूवी लाइट भी दिखा रहा हूँ, उसमें फायर एलिमेंट भी चल रहे हैं, उसके बाद हमारी अपने दूसरे टाइप के उसमें परफॉर्मेंस भी चल रही है। तो रॉकस्टार की समझ लें कि ये प्लान भी जो था इसके लिए न्यू था कि यार एक ही जगह पे क्या हो रहा है शूट, इसको आइडिया नहीं था। वो जब एडिट हुआ है बाद में चीजें आई फिर सबको समझ वो अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी बन गई है। तो फिर बहुत ज्यादा तारीफें भी मैंने सुने, बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर। जी 8 से 10 घंटे में ही हमने शूट किया। वाओ। और काफी लोग हैं वो मुझे कहते हैं यार आपके 3-4 दिन तो लगे होंगे शूट पे। मैंने कहा हाँ जी। ये तो यूं बस इनकी एक टेक फाइनल टेक होती है। एक्सपीरियंस बोलता है ना, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत आई विश मुझे भी इतना हो जाए और मैं भी वन टेक वाली हो जाऊँ। हाँ जी हो जाएंगे। और अब मैं सुनूं, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने वसीम अकरम को भी कुछ डांस स्टेप्स सिखाए हैं, डांस सिखाया है, इस हवाले से भी हमें बताइए। एक न्यू मूवी आने वाली है। अच्छा। फिल्म का नाम है मनी बैक गारंटी। ओके। और फैसल कुरैशी उसके डायरेक्टर हैं और उसका एक टाइटल सॉन्ग है कमी ना हो। अच्छा, ठीक है, वो उसका टाइटल सॉन्ग है। तो उसमें मैंने डांस सिखाया जी रैम्बो को, फवाद खान है, वसीम अकरम को आप देखेंगे डांस करते, उनकी वाइफ है साथ में, बिकाल जुल्फिकार है और हीरा तो नहीं है, मानी है। हाँ। और भी काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम अभी शायद भूल रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ी कास्ट है इस मूवी की। तो वो टाइटल सॉन्ग में सभी हैं।
और रैम्बो भाई को अब दोबारा एक्शन में देखेंगे क्योंकि वो हम सबकी जान है, जान रैम्बो। और मैं ऐसे ही शुरू है। से उनका फैन भी हूँ। तो मैं अब ये एक अच्छी फिल्म होगी क्योंकि आप अगर मोस्टली मैं ये बात करना जी चाहूँगा जी जरूर जरूर। कि आप अक्सर देख रहे हैं कराची से जितनी भी मूवीज बन रही हैं तो वो ओनली अपने ही आर्टिस्ट, अपने ही वही जो टीवी के आर्टिस्ट हैं वही जो उनके चैनल्स में या उनके शो में नजर आ रहे हैं उन्हीं पे फिल्म उन्हीं ले को, रहे हैं। हाँ, exactly। लाहौर के जितने आर्टिस्ट हैं उनको नहीं ले रहे और असल फिल्मी आर्टिस्ट लाहौर के ही हैं, चाहे वो मोहम्मद राना है, वो शान है, वो जान रैम्बो है, वो बाबर अली, ये वो फिल्म हीरोज थे। हाँ। इनकी पर्सनैलिटी फिल्म वाली है तो आप इन्हें इग्नोर करके आप कभी भी वैसी कामयाब फिल्म बना ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप हाँ। अगर बाहर के बॉलीवुड की तरफ जाएंगे, आप हॉलीवुड की तरफ भी जाएं, वो अपने लेजेंड्स को लेकर चलते हैं, उनसे उनकी इंडस्ट्री ग्रो होती है और उनके नए आने वाले लोग सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कहानी है कि मेरा चैनल, मेरा पैसा, मेरा काम, मेरी मर्जी। तो ये यहाँ पे ये चल रहा है। एक मिनट में लाइन क्रिएट कर ली है उन्होंने। हाँ, तो फिजा आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या करना है, मॉडलिंग, एक्टिंग या फिर सोनू के साथ ही ये परफॉर्मेंस वगैरह करनी मेरे है आपने? बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी एक्टिंग का तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। अच्छा। और बहुत अच्छी ऑफर्स भी हैं। लेकिन अभी थोड़ा हमारे आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम लोग बहुत बिजी हैं। अच्छा, इकट्ठे बहुत- नजर आएंगे। हाँ, दोबारा से पूरा आप समझे असल में रीजन ये है ना कि जब हम अपनी मर्जी का कोई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, चाहे वो गाना है, चाहे वो फिल्म है या कुछ भी है, हम अपनी मर्जी से वो चीज क्रिएटिव चीज कर सकते हैं। अच्छा। जो हमें पता है हमें ये टैलेंट, हम ये कर सकते हैं यार। अगर आप उसको देख इंस्पायर हो रहे हैं, पब्लिक जो है वो कह रही है कि यार वो बहुत आला, हम वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी का काम करने जाते हैं वो हमसे वो करवाता है जो उसको चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम बताने जाएं तो वो फिर डिफरेंट कहानी हो जाती है। तो इससे बेहतर बेहतर होता है आप चाहिए अपनी बेहतर चीज आप खुद आप जिस तरह हाँ, बेहतर कर exactly। सकते हैं तो दूसरे को बताना जो होता है ना वो भी एक मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये है कि नहीं बस अभी मुझे इनके साथ मैं इनके साथ काम कर लूंगी, मैं बहुत अच्छी ट्रेन हो जाऊंगी तो देन अच्छा। मेरा फर्दर आगे बहुत अच्छी ऑफर्स तो हैं, लेकिन अभी मुझे ये है कि मैं पहले इनके साथ काम करके थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग ले लूं तो देन मैं आगे। लेकिन किस तरह का डांस सीखना चाहती हैं सोनू से आप? मुझे क्लासिकल मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं मुझसे होता ही नहीं अच्छा। है। मैं अगर मुझसे कभी ऐसा होता है, एक दो सॉन्ग्स थे जब शायद कुछ था तो मुझे इन्होंने कहा कि आपने ये करना है। मैंने कहा सोनू मेरी जान ले ले लेकिन मुझसे क्लासिकल मत कराएं। आई डोंट नो, मुझसे होता ही नहीं है। हिप हॉप ज्यादा होता है और भी आई डोंट नो। हिप हॉप, वेस्टर्न, अभी आजकल ब्रेक डांस भी सीख रही है मुझसे। अच्छा। हाँ जी, ब्रेक भी वो सीख रही है और सालसा बड़ा अच्छा करती है कपल में हम ओह लोग। वाओ। तो क्योंकि हम डिफरेंट जब इवेंट्स करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी इवेंट्स करते हैं तो उसमें तो हम हर टाइप की इकट्ठा ही, परफॉर्मेंस हाँ, करते करना हैं। होता है। हमारी आप लोगों ने। प्रॉपर इस तरीके से डिमांड होती है। वहाँ क्लासिकल नहीं चलता है। बड़ी अच्छी चीज है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। मतलब आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ नया जो है वो देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। हमारे साथ सोनू डेंजरस और फिजा सोनू डेंजरस हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप Thank लोग you। यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। न्यू जो सॉन्ग है, न्यू एल्बम जो है सोनू की और फिजा की, वो मार्केट में आ चुकी है और आप लोग भी जाके जरूर उसे देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। रॉकस्टार उस एल्बम का नाम है। अब मुझे आपने इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।